तो दोस्तों आज का टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ अ प्लेनेट। तो बेसिकली ये इसका टोन में एक ट्यूटोरियल वीडियो से ज्यादा एक क्लैरिफिकेशन या क्लैरिटी गिविंग वीडियोस रखना चाहता हूँ। तो आपने कई बार सुना होगा एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि भाई उच्च का प्लेनेट है, नीच का प्लेनेट है, बली है, भाई ये 7वें में बैठा है तो वीक है, पहले में बैठा है तो स्ट्रॉन्ग है। तो इन सब का मतलब क्या है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, एक ही प्लेनेट को कई बार कई एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि भाई ये बली प्लेनेट है, और कई एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि भाई ये इस स्थान में बैठा है तो वीक प्लेनेट है। तो क्या है सच्चाई? ऐसा भी होता है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट सुनने को मिलते हैं हमें कई बार। फिर इसमें कोई हमारे पास सिस्टमैटिक तरीका है कि हम जान सकें कि हमारा जो भी प्लेनेट है वो कितना पावरफुल है या कैसे रिजल्ट देगा। फिर हम ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि कोई आसान तरीका है हमारे पास जानने का कि हमारा प्लेनेट वीक है या स्ट्रॉन्ग है। और इसके बाद ये भी जानने का हम कोशिश करेंगे कि कोई हमसे कह रहा है या हम खुद देख रहे हैं कि हमारा प्लेनेट वीक है, तो कोई तरीका है हम उसको स्ट्रॉन्ग बना सके। मतलब कई तरह की रेमेडीज हमें दी जाती हैं, स्टोन्स वगैरह, कोई पूजा पाठ बताता है। तो क्या क्या तरीके हैं हमारे पास, इस चीज को भी हम एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में। डिटेल देखिए, बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे एक एक प्लेनेट के बारे में, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें 20, 25, 30 वीडियो भी बन सकते हैं, क्योंकि हर एक प्लेनेट के अपने गुण धर्म है, फिर राशियां हैं, घर हैं। लेकिन एक जेनरिक हम तरीका खोजने की कोशिश करेंगे कि कोई एक मेथड है हमारे पास जो हम सब पे अप्लाई कर सके, और उस मेथड के थ्रू आप खुद ही अपना चार्ट देखकर अपने प्लेनेट की स्ट्रेंथ या वीकनेस जान सकते हो। फिर अगर कमेंट मेरे पास आए तो आगे मैं हो सकता है इनमें वीडियो बना दूं, लेकिन फिलहाल के लिए मेन हमारा फोकस मेथड पे रहेगा, और इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास किसी प्लेनेट को वीक या स्ट्रॉन्ग कहने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो दोस्तों क्या किया गया है, प्लेनेट के 6 तरह के बल डिफाइन किए गए हैं। पहला है स्थान बल, दूसरा है दिग्बल, तीसरा है चेष्टा बल, चौथा है दृक्बल, 5वां है काल बल, और छठा है नैसर्गिक बल। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो आते हैं, जिससे सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, वो है स्थान बल और दिग्बल, और थोड़ा बहुत चेष्टा बल से। बाकी दृक्बल भी इंपॉर्टेंट है। दृक्बल मतलब किस प्लेनेट का किस पे एस्पेक्ट पड़ जाता है, लेकिन वो कुंडली के हिसाब से होता है। ठीक है, अच्छा, इन 6 स्ट्रेंथ में हम देखें तो जनरली हम उच्च नीच की बात करते हैं, तो ये उच्च बल। अब स्थान बल को भी देखें तो कई तरीके से हमारे स्थान बल को डिसाइड किया जाता है, मतलब उसमें एक चीज नहीं होती, कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, चलिए पहले स्थान बल को समझते हैं डिटेल में। ठीक है, स्थान बल क्या होता है कि किस राशि में प्लेनेट है, मतलब पहली बात किस राशि में मेन चार्ट में आपका जो कि D1 चार्ट है। जब भी आप अपना कोई भी एस्ट्रोलॉजी चार्ट खोलेंगे, भले ही आप किसी भी एप्लीकेशन में खोल रहे हो, चलिए हम एक एप्लीकेशन अपना खोल कर रख ही लेते हैं। चलिए एक अपना चार्ट खोल कर रख ही लेते हैं। मैं अपना सॉफ्टवेयर जो जे होरा में यूज करता हूँ वो मैं खोल लेता हूँ। चलिए एक हम चार्ट खोल कर रख लेते हैं साइड बाय साइड, उससे हमारी हेल्प होगी समझने में। तो मैं जो सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ जे होरा, तो आप भी इसको कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये फ्री सॉफ्टवेयर है। इसमें मैंने अनोमलेसली कोई भी चार्ट खोल दिया, मान लीजिए कोई इस समय बच्चा पैदा होता है, उसका ये चार्ट खुल गया समझिए इस समय। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारा स्थान बल है, जो कि एक बल है 6 बल में से। ठीक है, अब स्थान बल भी हमारा किस बेस पर डिसाइड होता है, उसके भी 6 सब टाइप्स हैं। 6 भी क्या, कई सारे हैं मतलब। ठीक है, मैंने यहाँ पर 6 मेंशन किए हैं, लेकिन कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर हम किसी प्लेनेट का स्थान बल डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले होता है उच्च बल, मतलब हम कहते हैं ना उच्च का प्लेनेट या नीच का प्लेनेट, ये होता है उच्च बल। ठीक है, अब उच्च का प्लेनेट या नीच का प्लेनेट किस पे डिसाइड किया जाता है? देखिए हर प्लेनेट किसी भी राशि में
किसी एक राशि में, 2 राशि में, 3 राशि में उच्च का हो सकता है, किसी 1, 2, 3 राशि में नीच का हो सकता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम उच्च बल। ठीक है, फिर किसी एक पर्टिकुलर राशि में एग्जॉल्टेड होगा, मतलब बहुत अच्छी स्ट्रेंथ लिए होगा, बली होगा। किसी एक राशि में हो सकता है वो बहुत पर्टिकुलर, बहुत नीच का हो, डेबिलिटेशन में बोलते हैं हम उसे। ठीक है, बाकी न्यूट्रल हो सकता है, उसकी स्ट्रेंथ वेरी करेगी। ठीक है, तो जनरली हम जब बात करते हैं उच्च नीच तो सिर्फ हम इसकी बात करते हैं, उच्च बल की। ठीक है, लेकिन ये ही अकेला, पहली बात तो हमारे पास 6 बल है, 6 बल में से भी सिर्फ ये बल ही हम बोलते हैं उच्च नीच का, जबकि इसमें भी कई सारी बातें हैं, मतलब स्थान बल डिसाइड करने में भी कई सारे और फैक्टर्स आते हैं। चलिए उनको देखते हैं पहले। अच्छा, उच्च बल क्या होता है? अब जैसे ये मेरा चार्ट है, तो ये इसका D1 चार्ट है, मेन D1 चार्ट है, तो हम उच्च बल क्या बोलेंगे, उच्च या नीच का क्या बोलेंगे कि कौन सी राशि में किस समय कौन सा प्लेनेट है। ठीक है, अब जैसे सूर्य यहाँ पर 7 का है, तो सूर्य 7 का जनरली वीक कंसीडर किया जाता है। ठीक है, कोई एक प्लेनेट ले लेते हैं जो उच्च का यहाँ पर कहा जाएगा। अब यहाँ पर 7 या 8 में मंगल है, अब मंगल यहाँ पर उच्च का कहा जाएगा क्योंकि मंगल 7 में उच्च का होता है। तो इसके लिए मैंने एक चार्ट भी बनाया है, वो मैं दिखा दूंगा बाद में। लेकिन उच्च या नीच हम इस पे डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्लेनेट किस राशि में उच्च का है। ठीक है, और कई जगह ये आप देखेंगे तो कई जगह आपको ये चार्ट मिल जाएगा कि किस राशि में कौन सा प्लेनेट उच्च का होता है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज होती हैं जो एक प्लेनेट का स्थान बल बताती है। वो क्या होती है? सप्तवर्ग में, सप्तवर्ग मतलब जैसे हमारे पास ये D1 चार्ट है। अब D1 चार्ट तो मेन चार्ट है जो हमारी पूरी लाइफ के बारे में एक मोटा मोटा हिसाब किताब बता रहा है, लेकिन उसके पर्टिकुलर सेक्शंस के बारे में हमें जानना है तो उसके वर्ग चार्ट आते हैं। मतलब जैसे किसी को शादी या अपने मेन चार्ट, अपनी मेन लाइफ के बारे में भी जानना है तो D9 हमारा होता है। लेकिन जैसे सपोज किसी को अपने कर्म के बारे में जानना है, प्रोफेशन के बारे में जानना है, तो हम D10 चार्ट पे जाते हैं। ठीक है, अब किसी को अपने, मान लीजिए पिछले जन्मों को क्या प्रारब्ध लेकर आए हैं उसके बारे में जानना है तो हम क्या देखेंगे? D60 देखेंगे। ठीक है, ऐसे कई सारे चार्ट होते हैं जिससे हम अलग अलग चीजों के बारे में जान सकते हैं, अपने लाइफ के अलग अलग एरिया के बारे में जान सकते हैं। तो इसी तरीके से सप्तवर्ग चार्ट में हम सब उस प्लेनेट की हमारी क्या स्ट्रेंथ है, इसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे सप्तवर्गा बल। ठीक है, तो हम देखेंगे, सपोज हमें सन की स्ट्रेंथ देखनी है तो D1 में उसकी क्या स्ट्रेंथ है, D2 में उसकी क्या स्ट्रेंथ है, D3 में क्या स्ट्रेंथ है, D9 में क्या स्ट्रेंथ है, D12 में क्या स्ट्रेंथ है, D30 में क्या स्ट्रेंथ है। इसके हिसाब से हम देखेंगे सप्तवर्ग बल। ठीक है, फिर पुष्य नवांश। अब पुष्य नवांश एक स्पेसिफिक राशि में जब जैसे हमारा ये D1 चार्ट होता है और D9 चार्ट होता है, जो कि D1 के साथ बाद सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट माना जाता है, शादी के लिए इसे देखा जाता है, प्लस होल लाइफ में इसकी भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। मतलब D1 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट D9 ही चार्ट होता है। कई लोग तो ये बोलते हैं कि D9 चार्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब हमें सपोज देखना है कि एक प्लेनेट पुष्य नवांश में है कि नहीं है, तो वो उसका एक पर्टिकुलर मैप है। सपोज जुपिटर पर्टिकुलर डिग्री में, पर्टिकुलर राशि में पुष्य नवांश में आएगा। ठीक है, हाइपोथेटिकली बता रहा हूं, मेरे को याद नहीं है, वो टेबल आप बोलेंगे कमेंट में तो मैं डाल दूंगा। जैसे कह दे कि जुपिटर भाई मान लें कर्क में इतने से इतनी डिग्री में है तो पुष्य नवांश में आएगा। ठीक है, तो पुष्य नवांश में आ जाएगा तो प्लेनेट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर केंद्र में जो प्लेनेट है, ठीक है, जैसे हमारे ये हाउस 1st, 4th, 7th और 10th, इनको बोलते हैं केंद्र हाउसेस। तो अगर कोई प्लेनेट केंद्र हाउस में आ जाता है तो नेचुरली इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक, फिर उसके बाद आ जाता है वर्गोत्तम। वर्गोत्तम मतलब कोई प्लेनेट D1 में भी उसी राशि में है और D9 में भी उसी राशि में, उसे वर्गोत्तम बोलते हैं। अब यहां पर देखते हैं कोई वर्गोत्तम में है कि नहीं है। अब वर्गोत्तम में करने के लिए मैं क्या करूंगा कि इस चार्ट को भी इसी राशि में चेंज कर दूंगा और देख लूंगा। जैसे वीनस यहाँ पर वर्गोत्तम में आ रहा है, यहाँ पर भी किस में, छठी राशि में है और यहाँ पर भी छठी राशि में है। ठीक है, तो ये वर्गोत्तम आ जाता है। मानते हैं कि वर्गोत्तम की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हर केस में ऐसा नहीं होगा।
पर ठीक है, ये सब चीजें जो होती हैं हमारे स्थान बल को वीक या स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। अब जब हम जनरली बात करते हैं उच्च नीच की, तो सिर्फ हम इसकी बात करते हैं, लेकिन सिर्फ इसके बेस पर आप रिजल्ट बताएंगे तो रिजल्ट हो सकता है गलत आए। ठीक है, हमारा बली कोई प्लेनेट होगा, कितना बल उसमें है वो डिसाइड करेंगे इन सब चीजों से, और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं दोस्तों। ठीक है, इसका आसान तरीका भी बताऊंगा। आसान तरीका यही है कि सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली जाकर देखने, उससे आइडिया आपको आ जाएगा छोटा मोटा। ठीक है, अब दूसरी चीज होती है, अब ये तो बताएगा प्लैनेट है कितना पावरफुल, और दूसरी चीज होती है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, दिग्बल। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ये बताती है कि प्लैनेट पावरफुल तो है, लेकिन वो सही डायरेक्शन में काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, जैसे जुपिटर और मरकरी फर्स्ट हाउस में स्ट्रॉन्गेस्ट माने जाते हैं, मतलब फर्स्ट हाउस कौन सा है, ईस्ट की डायरेक्शन मानी जाती है हमारी। सन एंड मार्स 10th हाउस में बहुत स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। सैटर्न 7th हाउस में स्ट्रॉन्ग माना जाता है। मून और वीनस 4th हाउस में स्ट्रॉन्गेस्ट माने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों चीजें हमारे, अब जनरली हम जब कॉमन कम्युनिकेशन की बात करते हैं, कॉमन वोकैबुलरी की बात करते हैं, तो या तो हम इसे देखते हैं उच्च बल को, और या फिर हम इसे देखते हैं। 90% तो लोग इसे ही देखते हैं कि उच्च का है नीच का है, तो इसे हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। और 10% लोग इसे देखते हैं कि भाई सैटर्न 7 में बैठा है, सन 10 में बैठा है, तो बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है दोस्तों। अभी हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। ठीक है, बहुत सारी चीजें और होती हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं एक बार कौन कौन से बल होते हैं हमारे। फिर होता है चेष्टा बल। अब चेष्टा बल क्या होता है? चेष्टा बल ये होता है कि ये तो हो गया डायरेक्शन की भाई प्लैनेट सही जगह पे जोर लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, ये होता है प्लैनेट की भाई प्लैनेट स्ट्रॉन्ग कितना है। ठीक है, अब चेष्टा बल ये होता है कि प्लैनेट जिद्दी कितना है, प्लैनेट अपनी रिजल्ट देने के लिए कितना ज्यादा आतुर है। सॉरी, चेष्टा बल, हाँ, कितना ज्यादा आतुर है। तो इसमें माना जाता है कि जो प्लैनेट रेट्रोगेट होते हैं, रेट्रोगेट मतलब वक्री होते हैं, उनमें चेष्टा बल बहुत होता है। मतलब वो वीक हो, स्ट्रॉन्ग हो, गलत डायरेक्शन में काम करें, सही डायरेक्शन में काम करें, पर अपना फल देने के लिए मतलब पूरा जोर लगाते हैं वो। ठीक है, तो इन्हें बोला जाता है चेष्टा बल। चेष्टा बल कितना ज्यादा प्लैनेट कोशिश करता है अपना रिजल्ट देने के लिए। ठीक है, फिर होता है दृक्बल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अब ये क्या होता है कि प्लैनेट हो सकता है स्ट्रॉन्ग हो, डायरेक्शन भी सही हो या गलत हो, लेकिन उस पे दृष्टि किसकी पड़ी है। अब कुछ प्लैनेट्स की, हर प्लैनेट्स की कुछ ना कुछ दृष्टि होती है। दृष्टि मतलब वो किसको देखता है। एक तो ये होता है राहु केतु के अलावा हर प्लैनेट अपने से अपोजिट प्लैनेट को देखते हैं। जैसे यहाँ पर मून बैठा है, मून किसको देखेगा, लगन को देख रहा है। ठीक है, वीनस बैठा है, वीनस अपने अपोजिट हाउस में देखेगा, सैटर्न को देख रहा है, सैटर्न वीनस को देखेगा। राइट, एक तो ये होता है। फिर कुछ प्लैनेट की अपने अपोजिट के अलावा और भी दृष्टि होती है। ठीक है, सातवीं दृष्टि के अलावा, सातवीं दृष्टि अपोजिट दृष्टि होती है, और भी दृष्टि होती है, जिसमें होता है जुपिटर और जिसमें होता है सैटर्न। सैटर्न की दृष्टि होती है 3 और 10, जुपिटर की दृष्टि होती है 5 और 9। मतलब जुपिटर अपने से 5वें और 9वें घर को देखेगा, सैटर्न अपने से 3रे और 10वें घर को देखेगा। और इन दृष्टि के मायने अलग अलग होते हैं। और तीसरा होता है मंगल। मंगल चौथी 8वीं दृष्टि होती है। ठीक है, इन दृष्टि के मायने अलग अलग होते हैं। ये किसी और टॉपिक का पार्ट है, लेकिन जनरली जुपिटर की दृष्टि अच्छी मानी जाती है, जनरली अच्छी मानी जाती है, पर जरूरी नहीं अच्छी मानी जाए, पर 90% केसेस में अच्छी होगी। सैटर्न की दृष्टि चैलेंजिंग मानी जाती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, डिपेंडिंग आप उस चैलेंज को कैसे लेते हैं। ठीक है, मंगल की दृष्टि भी चैलेंजिंग हो सकती है। ठीक है, लेकिन शनि की दृष्टि ज्यादा चैलेंजिंग मानी जाती है। ठीक, तो ये होता है एस्पेक्ट कि प्लैनेट की एस्पेक्ट स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, उस प्लैनेट में किस किस का एस्पेक्ट पड़ रहा है। फिर होता है काल बल। काल बल मतलब टाइम के हिसाब से प्लैनेट रिजल्ट चेंज करेगा। पहली बात, किस आपका होरा क्या है, उस होरा के हिसाब से अलग अलग प्लैनेट की अलग अलग स्ट्रेंथ हो सकती है। फिर हर प्लैनेट एज वाइज भी अपने रिजल्ट चेंज करता है। फिर इसमें एक आ जाता है नेचुरल एज ऑफ प्लैनेट। हर प्लैनेट की नेचुरल एज होती है, उसमें उसके रिजल्ट ज्यादा पावरफुल तरीके से आते हैं, ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, जैसे सैटर्न की एज होती है 36 से 40 साल। ठीक है, ऐसे ही हर प्लैनेट की अपनी एज होती है। उस प्लैनेट में वो प्लैनेट रिजल्ट देने के ज्यादा कैपेबल होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है।
ठीक है। फिर होता है नैसर्गिक बल। नैसर्गिक बल मतलब एक नेचुरल बल माना जाता है प्लेनेट का, जिसमें से सन का सबसे ज्यादा माना जाता है, मून का उसके बाद माना जाता है, और सबसे कम माना जाता है सैटर्न का। ठीक है, अब ये सब बल होते हैं दोस्तों, लेकिन अगर प्रैक्टिकली मेरे से पूछें, जो मैंने देखा है, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इन दोनों का, दिग्बल और स्थान बल का। ठीक है, और उसके बाद पड़ता है ये एस्पेक्ट का, और फिर एस्पेक्ट का और चेष्टा बल का। ठीक, अब हम बात करते हैं, अब ये बहुत सारी चीजें हो गई। अच्छा, जब हम नॉर्मल वोकेबुलरी में बात करते हैं, आपस में बताते हैं, तो सिर्फ हम इसे देखते हैं उच्च नीच को, तो ये बिल्कुल ही गलत प्रैक्टिस है। उच्च नीच को हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इतनी इंपॉर्टेंस उच्च नीच को नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा भी कई सारी स्ट्रेंथ होती हैं, लेकिन अब हम नॉर्मल अगर हमें चार्ट देखना है तो हम किन बलों को ध्यान देंगे, आप चलिए समझते हैं। सबसे पहले स्थान बल और दिग्बल को देखते हैं। ठीक है, चेष्टा बल और एस्पेक्ट स्ट्रेंथ हम देख लेंगे, पर सबसे ज्यादा हम देखते हैं, देखिए चेष्टा बल और एस्पेक्ट स्ट्रेंथ तो जो है वो है। ठीक है, वो तो आप इजीली समझ सकते हैं। देखिए शनि की सृष्टि आ रही है, चैलेंज आएगा, जुपिटर की सृष्टि आ रही है, हेल्प मिल जाएगी आपको। ठीक है, चेष्टा बल, कोई प्लेनेट चेष्टा बली है, मतलब रेट्रोग्रेड है, तो वो अपने रिजल्ट देने के लिए ज्यादा कोशिश करेगा, और ज्यादा चांसेस हैं कि वो अपने रिजल्ट देगा ही देगा। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लोग होते हैं वो स्थान बल और दिग्बल में होते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दिग्बल। ठीक है, दिग्बल, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ क्यों? क्योंकि देखिए प्लेनेट पावरफुल है कि नहीं है वो तो अपनी अलग जगह है, वो सही जगह जोर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। राइट, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। अब मान लेते हैं किसी का मंगल है 7वें हाउस में। राइट, अब जनरली अच्छा, पहले तो मैंने देखिए एक टेबल बनाई है जिसमें मैंने हर प्लेनेट के स्थान बल, पोजिशनल स्ट्रेंथ विद ईच राशि ये मेंशन किए हुए हैं, और हर प्लेनेट के डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मेंशन किए हुए हैं। आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, लेकिन ये मैं चेंज कर रहा हूं, इसमें कई सारी चीजें और जो मुझे डालनी है, जैसे कई जगह चीजें स्ट्रॉन्ग या वीक से काम नहीं चलेगा, किसी पर्टिकुलर एरिया में वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, किसी जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें यहाँ पर मरकरी। अब मरकरी हम ले लेते हैं 7th हाउस में, इसके रिजल्ट मिक्स है, किसी एरिया में वो स्ट्रॉन्ग होगा, किसी एरिया में कमजोर होगा। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, पर ठीक है, एक आपको रफ आइडिया इससे मिल सकता है कौन सा प्लेनेट किस डायरेक्शन में, किस वाले हाउस में अच्छा काम करेगा या बेकार काम करेगा। ऐसे ही आपको एक आइडिया मिल सकता है कौन सा प्लेनेट किस राशि में अच्छा काम करेगा, बेकार काम करेगा। राइट, फिर इसके बाद जो हम इसमें देखेंगे, इसमें कार्मिक अलाइनमेंट भी बहुत बड़ी चीज है, तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा, लेकिन एक रफ आइडिया इसमें ले सकते हैं। तो चलिए हम समझ रहे थे यहाँ पर किसी प्लैनेट की दिग्बल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या स्थान बल, करेक्ट। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं हम मंगल का। ठीक है, अब मंगल को मान लीजिए 7th हाउस में वीक स्ट्रेंथ मिली है। ठीक है, उसका दिग्बल जो है वीक है 7th हाउस में। ठीक है, अब क्यों वीक माना जाता है 7th हाउस में? देखिए मंगल एक ऐसा प्लेनेट है जो कि एग्रेशन का कारक है। अच्छा मंगल हो या स्ट्रॉन्ग मंगल हो तो आपको गो गेटर बनाता है, आपके अंदर ड्राइव पैदा करता है। मंगल को चाहिए एक एम, और मंगल उस एम के पीछे पूरी जान लगाकर पड़ जाता है। मंगल के पास खूब एनर्जी होती है, मंगल के पास विल पावर होती है। मंगल जिस भी एरिया में काम कर रहा है, जिस भी एम के लिए काम कर रहा है, वहां पर फुल कंट्रोल चाहता है। अब दूसरी तरफ हम 7th हाउस को समझते हैं दोस्तों। 7th हाउस पार्टनरशिप्स का हाउस है। ठीक है, और सबसे बड़ी पार्टनरशिप कौन सी होती है? हमारी सबसे बड़ी पार्टनरशिप होती है हमारी मैरिज की पार्टनरशिप, हमारे स्पाउस के साथ हमारी पार्टनरशिप। अब 7th हाउस जो हाउस है वो एक बैलेंस का हाउस है। 7th हाउस गिव एंड टेक का हाउस है, मतलब कि आपको वहां पर कुछ देना है,
उसके बदले आपको वहां पर से कुछ मिलेगा। और अगर ये लेन देन इक्वल रहा तो ही रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छे से चलेगी, बैलेंस में चलेगी, राइट। 7th हाउस है कॉपरेशन का, लेकिन मंगल को चाहिए एम, कंट्रोल। तो दोनों कैसी एनर्जीज हो गई? दोनों बिल्कुल अपोजिट एनर्जीज हो गई। तो अगर मान लीजिए यहां पे मंगल बैठा है और मंगल अब 7th हाउस में वीक है, लेकिन मंगल की पोजिशनल स्ट्रेंथ 7th हाउस में बहुत अच्छी है। मान के चलते हैं मंगल किस हाउस में, देखिए वेरी स्ट्रॉन्ग है, मंगल एरीज में बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसके साथ साथ मंगल हमारे स्कॉर्पियो में भी अच्छा है, कैप्रिकॉर्न में मंगल एक्सॉल्टेड है, राइट। मान लेते हैं किसी एक इन राशि में से मंगल है, मंगल मान लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न में है, ठीक है, या मान लेते हैं कि एरीज में मंगल वहां बैठा हुआ है, एरीज ही ले लेते हैं क्योंकि मंगल की राशि भी है, ठीक है। तो अब मान लीजिए 7th हाउस में पड़ गई एरीज राशि और मंगल वहां बैठ गया, ठीक है। और अब मंगल बैठा है स्ट्रॉन्ग, और मंगल बैठा है ऐसे घर में जहां पर आपको कंट्रोल नहीं चाहिए, जहां पर आपको एनर्जी नहीं दिखानी है, जहां पर आपको रेस्ट्रेंट दिखाना है, कुछ देना है वहां पर, उसके बदले आपको कुछ मिलेगा, बैलेंस का हाउस है। तो बिल्कुल अपोजिट एनर्जीज हो गई। मंगल वहां पर सफोकेटेड फील करेगा, और जिस भी पुरुष या जिस भी स्त्री का ये मंगल है वहां पर हो सकता है ईगो क्लैशेस हो सकता है कंट्रोल का एक लड़ाई हो आपस में, एंगर इश्यूज हो, इस तरह की प्रॉब्लम होने के बहुत ज्यादा चांसेस है वहां पर, ठीक है। तो अब मंगल यहाँ पर है तो बली, राइट, है तो बली, लेकिन डायरेक्शन गलत पकड़ लिए मंगल ने यहाँ पर, राइट। तो इसमें अब देखिए किसकी आप स्ट्रेंथ ज्यादा देखेंगे, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया? ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि भले ही मंगल वीक है या स्ट्रॉन्ग है, अगर वो सही जगह डायरेक्शन नहीं लगा रहा है, तो अगर मंगल स्ट्रॉन्ग है और वो गलत जगह डायरेक्शन लगा रहा है तो वो और भी बेकार चीज हो जाएगी, राइट। अब दूसरी तरफ देख लेते हैं, इसी चीज को हम 6 में ले जाते हैं। मान लीजिए 6 राशि है रोग ऋण शत्रु की राशि, ठीक है। अब यहां पर मंगल को एक अच्छा एम मिलता है, किसके विरुद्ध? मतलब अपने पार्टनर के विरुद्ध नहीं मिलेगा मंगल को एम। मंगल को एम किसका विरुद्ध मिलेगा? लड़ना किसके साथ है? दुश्मनों के साथ लड़ना है, रोग के साथ लड़ना है, ठीक है। ऋण आएगा उसके साथ लड़ना है, ठीक है, शत्रुओं के साथ लड़ना है। तो यहां पर मंगल के साथ सामने एक अच्छा अपोनेंट है जिसे हराने में उसे कुछ फायदा भी होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन सही होना बहुत जरूरी है। अच्छा मान लीजिए यहां पर वीक मंगल आ जाता है 6 में, ठीक है, वीक मंगल आता है, लेकिन मंगल तो है, लड़ना तो है उसे, ठीक है, इंटेंशन तो अच्छा है, भले ही उसे देर में विजय मिलेगी, लेकिन एटलीस्ट सही डायरेक्शन में तो काम कर रहा है ना। तो दोस्तों मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दिग्बल, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, डायरेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा कोई प्लेनेट अगर गलत घर में बैठा हुआ है और स्ट्रेंथ लिए हुआ है तो वो और भी बेकार है। कोई प्लेनेट सही घर में बैठा हुआ है, सही स्ट्रेंथ लिया हुआ है, तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये मैंने छोटा सा एक चार्ट बनाया था, इसको आप कर सकते हैं कंसीडर, ठीक है, लेकिन इसमें कई सारी चीजें हैं जो अभी हम और देखेंगे, ठीक है, पर इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ का है और ये पोजिशनल स्ट्रेंथ का है, मतलब कहां पर उच्च या नीच का होगा, राइट। अब दोस्तों ये देखते हैं कि अब देखिए इसमें, अब जैसे हमने देखा स्थान बल, उसमें कई सारे हैं इसमें चीजें ना, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि उच्च या नीच है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो इतनी कैलकुलेशन करना एक बहुत बड़ी बात है, उसे सीखना पहले बहुत टफ है, बहुत चीजें हैं इसमें कंसीडर करने के लिए। अभी तो मैंने ये 6 या 7 सब टाइप्स लिए हैं, 1 2 3 4 5 सब टाइप्स लिए हैं, इसमें और भी कई सारे सब टाइप्स हैं जिसके हिसाब से हम प्लेनेट की पोजीशन निकाल सकते हैं। तो आप ये स्ट्रेंथ देखने के लिए आप सिंपल ये जे आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है आपका, ठीक है। इसको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में डाल सकते हैं, वरना एस्ट्रोसेज पे भी आपको ये मिल जाएगा, ये षट बल मिल जाएगा किसी का भी, ठीक है। आप इसमें जाएंगे, इसमें स्ट्रेंथ में जाएंगे, आप स्ट्रेंथ में जाकर अदर स्ट्रेंथ में जाएंगे, यहां पर आपको आप देखेंगे स्थान बल मिल जाएगा यहां पर आप, ठीक है। स्थान बल में भी देखिए उच्च वर्ग, सप्तवर्ग, केंद्र, दक्षिणा, ये भी अलग अलग वर्ग है, ठीक है। अभी मैंने इसको यहाँ पर कंसीडर नहीं किया है।
आपको एक स्थान बल की समरी दे देगा, ठीक है। जैसे स्थान बल कितना है, मार्स का कितना है, किसका ज्यादा है, किसका कम है, ये एक आपको बेसिक समरी दे देगा, राइट। इससे आप समझ जाएंगे कि मेरा स्थान, किसी भी पर्टिकुलर प्लैनेट का स्थान बल ज्यादा है या कम है, ठीक है। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ आप यहां से देख सकते हैं, इस वाली चार्ट से देख सकते हैं कि वो सही जगह, सॉरी इस वाले चार्ट से देख सकते हैं, एक मोटा मोटा आइडिया को मिल जाता है। अच्छा, चेष्टा बल, अगर आपका प्लैनेट रेट्रोगेट है, रेट्रोगेट आप कैसे देखेंगे, या तो एस्ट्रोसेस पे देखेंगे तो उसमें एस्ट्रिक बना होगा, या फिर इस तरह से ब्रैकेट में दिया होगा, जैसे यहाँ पे शनि चेष्टा बली है, मतलब शनि अपने रिजल्ट देने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। फिर काल बल, नैसर्गिक बल, इनका हो सकता है बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े, पर थोड़ा बहुत फर्क इनका भी पड़ता है। अब हम देखते हैं, देखिए मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देता हूं कार्मिक अलाइनमेंट को। कार्मिक अलाइनमेंट क्या है, देखिए वैसे तो ज्योतिष में ही कार्मिक अलाइनमेंट को एक तरह से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है। अब मैं समझाता हूं कि कार्मिक अलाइनमेंट होता क्या है। अब ये समझिए, देखिए ज्योतिष में आपने एक चीज सुनी होगी, देश काल पात्र को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। देश काल पात्र मतलब कि किस देश की हम बात कर रहे हैं, कैसा वो एरिया है। मान लीजिए आप यूएस के किसी बंदे के लिए बात कर रहे हैं और डाइवोर्स की बात कर रहे हैं, तो आप समझेंगे कि वहां पर डाइवोर्स का रेट काफी ज्यादा है, तो बहुत चांसेस ज्यादा है, ठीक है। इंडिया के किसी बंदे की बात कर रहे हैं तो आप 10 बार और सोचेंगे कि डाइवोर्स होगा कि नहीं होगा, ठीक है। काल किस समय की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे किसी एक बहुत बुजुर्ग इंसान की बात कर रहे हैं, उसका शादी का योग दिख रहा है, तो आप उसका शादी का योग ऐसे नहीं कहेंगे उसकी शादी का योग है। एक्सट्रीम केस में ऐसा हो भी सकता है। चलिए मान लेते हैं एक बच्चे की बात कर रहे हैं, 5 साल के 10 साल के, तो ऐसा नहीं कि उसकी शादी का योग हो जाएगा, कुछ और उस घर से रिलेटेड चीजें वो कर सकता है, नई पार्टनरशिप्स कर सकता है, कुछ और चीजें भी कर सकता है कर्म से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन, अपने स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट से रिलेटेड कई चीजें कर सकता है वो। तो ये तो देश काल पात्र एक एब्सोल्यूट सेंस में हो गया, पर एक हम देखते हैं कार्मिक अलाइनमेंट पात्र के सेंस में, मतलब वो जिस भी हम बंदे की कुंडली देख रहे हैं वो अलाइंड है कि नहीं है। अब चलिए इस एग्जांपल से समझते हैं हम। मान लीजिए कोई आपके पास चार्ट आता है और इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, 7वें हाउस में एरीज में मार्स है और बहुत स्ट्रांग बैठा हुआ है, ठीक है। अब क्या है, अब जनरली आप देखेंगे कि भाई बंदा जो है को इशू हो सकते हैं रिलेशनशिप में, राइट, ठीक है। अब थोड़ा बहुत आप उससे बात करेंगे, मान लीजिए उस बंदे ने अपने को कार्मिक अलाइन कर लिया, ठीक है। कार्मिक अलाइन कैसे कर सकता है, अब देखिए मंगल हमने डिस्कस किया था, बताता है एग्रेसिवनेस को, मंगल बताता है गो गेटर को, मंगल बताता है कि ड्राइव होगी, पैशन होगा, कंट्रोल चाहेगा, विल पावर होगी वहां पर, ठीक है। अब मान लीजिए उसका अपनी वाइफ के साथ रिलेशन ही ऐसा है कि वो अपनी वाइफ के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा है, अपनी वाइफ के साथ किसी न किसी तरह की पार्टनरशिप में है, अपनी वाइफ की उन्हीं चीजों में हेल्प कर रहा है, अपनी उन्हीं एट्रीब्यूट्स के साथ। मान लीजिए अपने वाइफ के साथ स्पोर्ट्स खेलता है वो, ठीक है, या उसकी बिजनेस में हेल्प कर रहा है वो, ठीक है, इस तरह की चीजें कर रहा है, तो क्या है वो एक तरह से कार्मिक अलाइंड हो गया वो, ठीक। तो उस केस में क्योंकि वो एनर्जी उसकी, देखिए बैलेंस कहीं ना कहीं होना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, अलाइनमेंट, तो उसने अलाइनमेंट कर लिया, मतलब जो एनर्जी उसके अपने पार्टनर के अगेंस्ट लगनी थी वो अब उस अपने पार्टनर के लिए लगा रहा है वो, तो एनर्जी कहीं ना कहीं तो लगनी है। तो बेसिकली उसका हम कह सकते हैं वो कार्मिक अलाइनमेंट उसका हो गया है, वो कार्मिक अलाइंड हो गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसको मैरिज में इश्यू नहीं आएंगे। उस केस में ये वीक से स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि जो एनर्जी उसके अपोजिट काम करनी थी वो एनर्जी उसके हक में काम कर रही है, उसके लिए काम करने लगेगी, राइट। अब इसी तरीके से हमने 6th हाउस लिया है, अब यही केस ले लेते हैं, 6th हाउस में किसी का एरीज है, ठीक है। अब आइडियली तो उसको दुश्मनों के खिलाफ लड़ना था, लेकिन वो अपने ही दोस्तों को दुश्मन बनाए बैठा है, उन्हीं के साथ लड़ाई कर रहा है, अपने रिलेटिव्स के साथ लड़ाई कर रहा है, अपनी वाइफ के साथ लड़ाई कर रहा है, ठीक है। तो वही उसके दुश्मन बन गए। तो हालांकि वो उसके लिए पॉजिटिव हो सकता था, लेकिन उन्हीं चीजों को, और ये मैंने बहुत देखा है 6th हाउस वालों के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग 6th हाउस वाले होते हैं, उन्हें लड़ने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा चाहिए होता है, राइट। तो वो क्या करते हैं
आइडियली ऐसे लोगों को सेवा करनी चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए। मतलब अपनी एनर्जी, उन्हें भगवान ने एक चीज दी है, एक लड़ने की पावर दी है, तो उन्हें ऐसे लोगों के लिए यूज करनी चाहिए जिन्हें उसकी जरूरत है। मतलब सेवा इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। सेवा करेंगे तो जो एनर्जी आपके अगेंस्ट यूज हो सकती है वो किसी और के लिए आप यूज करेंगे। ठीक है, आप कई सारे भगवान उनकी कुंडली देखेंगे, जैसे हनुमान जी की, नरसिंह देवता की, तो उनका 6th हाउस बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो उन्हें किसके लिए, दूसरों की तरफ से लड़ना होता है। कई अच्छे वकीलों का, डॉक्टर्स का 6th हाउस बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो दूसरों को मुसीबत से निकालते हैं, राइट। लेकिन अगर किसी ने इस तरह से काम नहीं किया, 6th हाउस से रिलेटेड काम नहीं किया, राइट, और दूसरी तरफ वो सेवा का काम भी नहीं कर रहा है, तो वो 6th हाउस उसके अगेंस्ट ही काम करने लगेगा। वो अपने घर में, आसपास के लोगों में, अपने पार्टनर्स में, प्रोफेशन में दुश्मन ढूंढेगा, उन्हीं से लड़ते रहेगा। ठीक है, उनसे जेलस हो जाएगा, कंपटीशन उन्हीं को समझने लगेगा। तो इस केस में क्या होगा, हालांकि हम कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मंगल है और बहुत अच्छा ग्रह ये माना जाएगा, लेकिन इस केस में जस्ट उसके अपोजिट काम होने लगेगा। ठीक है, वो जो बहुत अच्छा ग्रह हो सकता था वो उसके अगेंस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस केस में हमें, मतलब जब ये हम उच्च नीच का बात करते हैं, तो पहली बात तो सिर्फ इतनी बात नहीं होती, उच्च नीच की बात नहीं होती है, इसमें बहुत सारे बल होते हैं। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से होता है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, उसके बाद होता है स्थान बल। ठीक है, तीसरी बात ये हमें देखना है कि कार्मिक कोई भी जो पात्र आपके पास आ रहा है कुंडली दिखाने के लिए, अपने बारे में पूछने के लिए, आपको ये उससे बातों से जानना है कि वो कार्मिकली कितना अलाइंड है। सीधे रिजल्ट नहीं बता देना है कि ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, पहली बात तो पूरा चार्ट देखना है। ठीक है, इन सब बलों का इंपॉर्टेंस है, खासकर चेष्टा बल और एस्पेक्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम में अलग अलग तरीके से ग्रह काम कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें मेरे ख्याल से कार्मिक अलाइनमेंट कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, फिर आता है आपका स्थान बल। ठीक है, तो कोई भी आपसे बोलता है कि उच्च या नीच, तो इसका अपने आप में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कई नीच के प्लैनेट बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, कई उच्च के प्लैनेट बहुत खराब रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, इस तरह से हमें किसी भी प्लैनेट की डायरेक्शनल स्ट्रेंथ निकालनी है। अच्छा, कार्मिक अलाइनमेंट में और भी चीजें आ जाती हैं, सिर्फ ये तो मैंने कार्मिक अलाइनमेंट में बताया, लेकिन हाँ, आप किसी ऐसे देवता की पूजा कर रहे हैं जो कि आपको उस पर्टिकुलर हाउस में जहां आपका कोई प्लैनेट बेकार बैठा है उसमें हेल्प कर रहा है, तो वो भी आपके फॉर्म में काम कर सकता है। ऐसे कई सारी और चीजें हैं। स्टोन भी काम करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 2-4% से ज्यादा काम नहीं करते हैं, उससे ज्यादा उसका असर नहीं होता है, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है। तो दोस्तों यही है आज का वीडियो। ठीक है, मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से जितना मैं बता सकता तो उतना बताऊं। ठीक है, बाकी आगे आप कमेंट करेंगे किसी और बारे में डिटेल आपको जानना है तो हम उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।